देखो किसी भी सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल की बॉडी में सेल वॉल होती है, ठीक है। किसी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन उसे क्या कहेंगे बोलिए? सेल मेम्ब्रेन। और इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग निकालो 5.2.1, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is outermost डबल लेयर्ड, एक लेयर की नहीं होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग, ठीक है, ऑफ एनी सेल which separates cell from surrounding medium. सेल के अंदर का मीडियम या एनवायरनमेंट और बाहर का अलग होता है। ये आउटर मोस्ट लेयरिंग एल्वेनी का, इसी को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा है, तुम घर के बाहर चली जाओ तो वहाँ एक रोटी खाने को ना मिले, और घर में चले जाओ तो किचन में सब भरा पड़ा है। तो ये रेगुलेट करता है कि किस मटेरियल को अंदर आने दें और किस मटेरियल को ना आने दें, है कि नहीं? ये दरवाजा जरूरी है कि नहीं? अगर डोर ही ना हो तो क्या होगा? घर में कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब दूसरे चले आ रहे हैं, खाए पिए जा रहे हैं, ऐसा तो फिर नहीं होना चाहिए। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। इट कीप्स द सेल एनवायरनमेंट सेपरेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो, ये जो मेम्ब्रेन होती है, दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, या सिर्फ मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, कोई भी चीज जो बहुत पतली हो। दिस मेम्ब्रेन allows certain material to pass through it and disallows, कुछ को तो आने देती है, other materials. So it is called, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? परमिट, जो परमिट करने के लिए एबल हो तो उसको उसका क्या कहेंगे? परमिएबल। क्योंकि सेलेक्टेड को आने देती है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? SPM। तो ये SPM है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ लोग इसे सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी का क्या मतलब होता है? हाफ। जैसे सेमी सॉलिड, सेमी मेटल यानी हाफ मेटल, किसी भी चीज में सेमी लगा देते हो कि नहीं? तो उसी तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा देखिए कि गैसेस, ये तो एक सेल है, अब सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा। तो बताओ, इस सेल के बाहर O2 बहुत ज्यादा है और अंदर में उतनी O2 नहीं है। अंदर क्या ज्यादा है? तो गैसेस का कैसे मूवमेंट होता होगा सेल में, बताइए। अंदर भी O2 होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, और बाहर भी CO2 होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। तो बताइए, हाउ द ट्रांसफर ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू सेल? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो ये चीज बताई गई है कि दैट इज फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ पढ़ो। फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखा है?
कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन इट्स ओन, अपने आप होना, is called diffusion। ये बात समझ आ गई? सो बताइए गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है सेल में? गैसियस एक्सचेंज इन सेल takes place by the process of diffusion। कितने में अभी स्कूल है? कुछ काउंट किए तक नहीं, अभी नहीं किए। सो गैसियस एक्सचेंज तो कैसे होता होगा गैसेस एक्सचेंज? इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जरा देखो, CO2 कंसंट्रेशन इनसाइड सेल इज मोर। सेंटेंस कंप्लीट करो कौस्तभ। सो CO2 उस क्लास में थे ना, इसलिए CO2 concentration inside the cell is more, so diffusion is आप बताओ। so बोलो। CO2 concentration अंदर ज्यादा है, so CO2 diffuses out। कहाँ चली जाएगी? so CO2 क्या होगी? diffuses out। and O2 concentration बाहर जाता है, so O2 diffuses inside the cell and O2 concentration, ऑक्सीजन की concentration outside the cell is more, so जो मैं ये बात कर रहा हूं सेल में ऐसे थोड़े थोड़े पोर्स होते होंगे ये, लेकिन ये पोर्स गैस पार्टिकल के लिए किसी मतलब की नहीं, क्योंकि गैस बहुत छोटी होती है, गैस अंदर से आ जा सकती है। अच्छा से जैसे जेल में भी दीवार होती है वो चोर के लिए होती है, क्या वो मच्छरों के लिए होती है? मच्छरों के लिए। उसी तरीके से गैसेस पार्टिकल इस दीवार को कुछ मानते ही नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं। गैस अगर अंदर है तो क्या होगा? वो बाहर चली जाएगी, बाहर है तो अंदर चली जाएगी। गैस के लिए कोई ये बात नहीं। लेकिन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिर किसको रोक सकती है? बताओ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन O2 को रोक सकती है कि CO2 को? नहीं रोक सकती, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, ये वाटर के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। ये किसको रेगुलेट करेगी? वाटर के पार्टिकल लगभग इसी साइज के होंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है तो बाहर से अंदर आ जाएगा, और अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर चला जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे क्या कहेंगे? तो गैसेस का मूवमेंट लवणिका डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और वाटर का मूवमेंट किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। समझ में आया? तो गैस का आवागमन विसरण के द्वारा, जबकि जल का आवागमन परासरण के द्वारा होता है ना। देखो इस चीज को,
कि ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन of water to lower concentration of water through semi permeable membrane या selectively permeable membrane। इस सेंटेंस पूरा करिए आवेश। is called osmosis. It is called osmosis। अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का लगा हुआ है, उससे भी तुम लोगों को पता हो जाना चाहिए। ऑस्मोसिस इसे क्या कहेंगे? तो वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल कंट्रोल करती है, तो अगर सेमी परमिएबल रेगुलेट कर रही है तब ऑस्मोसिस का आ जाएगा। और अपने आप ही आ जा रहा है, जैसे इंसेंस स्टिक यहाँ जला दी, सब जगह धुआं ही धुआं हो गया, खुशबू ही खुशबू, तो वो डिफ्यूजन है। समझ आया? और कोई दीवार किसी चीज को रोके तो ऑस्मोसिस है ये भी डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये भी डिफ्यूजन। Osmosis is also a kind of, इस चीज को समझिए दिव्यांश। मान लीजिए एक अमीबा है, तो अमीबा में ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अमीबा रेस्पिरेशन करता है, हम लोग भी करते हैं। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या CO2 निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसे हम लोग बाहर भेज देते हैं। अच्छा, तो इसने CO2 बहुत सारी प्रोड्यूस की रेस्पिरेशन करके या ग्लूकोज तोड़ के, तो ये इसको बाहर भेज देगा। ये किस प्रोसेस के थ्रू सांची बाहर भेजेगा? बोलो, बोलोगी तो सीखोगी, चुपचाप रहने से ना हमको पता चलता है। डिफ्यूजन सही है। अच्छा, किस प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर लेगा? बोलो बोलो रेडी। गैस कोई भी हो, वो या अंदर आएगी या बाहर जाएगी, वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगी? अमीबा ऐसा ही करता होगा, पानी में तैरता रहता है, गंदे पानी में। अच्छा, अब इसके अलावा अगर वाटर इसको लेना है तो वाटर इनसाइड किस प्रोसेस के थ्रू आएगा? वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा। यहाँ कुछ पंप लगे होते हैं, वो उसको प्रेस करते हैं और ऐसे पानी को पकड़ के अपनी जगह से टक उलट जाते हैं, वो अंदर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ेंगे, छोड़। पंप है, वाटर पंप। हो जाएगा, कैच किया और घूम गए अपनी जगह पे, छोड़, फिर वापस आ। ये पंप का समझ में आ गई? तो ये चीज़ हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऐसा होता है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया। मान लीजिए कोई भी सब्जी का टुकड़ा होगा, वो सब सेलेक्टिव परमिएबल, वो सब क्या है बताइए? दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ दिव्यांश डिफाइन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। The membrane which allows only some materials to come inside. Pass through it and does not allows other materials to pass through it is called selective permeable membrane. All vegetables or the piece of vegetable is selective permeable. जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब क्या है? Selectively. अगर एग्जाम्पल पूछा जाए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन का तो क्या है? ऑल वेजिटेबल्स। हम लोगों की जो अलग अलग हार्ट जिसमें पैक है उसकी पैकिंग भी सेलेक्टिव परमेबल है। किडनी जिसमें पैक है सेलेक्टिव परमेबल। लंग्स पैक है, तो वो जो मेम्ब्रेन है ना आउटसाइड, वो सब क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तुम अपनी जीभ में चाशनी रखो, पानी रखो, पानी अंदर चला जाए। तो हमारी जीभ की जो आउटर लेयरिंग है या अंदर में यहाँ पर जो भी कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है जो इसे कवर कर रही है, वो सब सेलेक्टिव। अलग अलग पैकिंग है ना हमारे ऑर्गन की, तो उसका जो पैकिंग मटेरियल है वो कैसा है? पानी को आ जाने देगा।
सेलेक्टिव हुआ कि नहीं? अब जरा देखो, हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। ये बात सिर्फ आपको बतानी है अभिष कि मान लीजिए मैंने एक कुकुम्बर ले लिया, ठीक है, खीरे का एक टुकड़ा ले लिया, और इसके एक तरफ मैंने भर दिया पानी और एक तरफ भर दिया शुगर सीरप, और इधर मैंने सिर्फ वाटर भरा। तो क्या आप मुझे बताएंगे, और ये एसपीएम माना जाए, किसी भी सब्जी का कोई भी टुकड़ा है, कुछ ना हो तो घर में एक आलू का पीस ही ले लो काट के, वो एसपीएम, वो पानी को आने जाने देगा। एसपीएम तुमने देखा होगा सब्जी वाले ऊपर से पानी डालते हैं सब्जियों में पूरा दिन, वो अंदर चला जाता है, तभी तो एसपीएम है। ये तुमको बताना है कि ये बताओ वाटर कंसंट्रेशन किस साइड ज्यादा है, इधर ज्यादा है कि शुगर सिरप? दोनों इक्वल है। साची, मान लीजिए देखो दोनों चीजें हैं, आपको दोनों पर्सपेक्टिव लेने हैं। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाटर तो दोनों में होता ही है, जैसा कि अभिष भी कह रहा है, तो ये वाटर यहाँ भी होगा। अब इसमें वाटर में आपने कुछ चीजें मिला दी है, वाटर में क्या मिला दिया है? शुगर सिरप, तो शुगर के भी तो पार्टिकल होंगे, तो शुगर के भी जगह जगह होंगे, वाटर आपको किधर ज्यादा लगेगा बताओ? लेफ्ट में कि राइट में? कुछ तो बोलिए। लेफ्ट में। इतनी बात समझ आ गई? तो वाटर ऑस्मोसिस में कहां से कहां मूव करता है? फ्रॉम अनुष्का, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? वाटर में, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करता है। उसकी वजह से आप क्या देखोगे? वाटर मूव कर जाएगा। अभी से आपने आलू का पीस रखा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इस साइड पानी कम हो गया और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा या कम हो जाएगा? बात समझ आ गई कि नहीं? पानी इधर चलता जाएगा। कब तक? जब तक दोनों तरफ इक्वल वाटर कंसंट्रेशन ना हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मूवमेंट, यही चीज क्या कहलाती है? दैट इज ऑस्मोसिस। फिर से समझो। दिव्यांश साहब से सवाल पूछा जा रहा है, एक रेजिन ले लो, किशमिश, और उसको डाल दो वाटर में, ठीक है? तो रेजिन, अब मुझे बताओ, रेजिन के अंदर, रेजिन में भी पानी होता है, थोड़ा सा नमी होती है, रेजिन में पानी ज्यादा है कि बाहर? तो क्या होगा? ऑस्मोसिस तो होगी, मतलब पानी किधर से किधर जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर का बाहर निकल आएगा? बाहर से अंदर चला जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा? किशमिश में, किशमिश को पानी में डालते हो तो क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो इसकी वजह से वाटर विल मूव इनसाइड एंड दिस विल, दैट इज रेजिन गेट्स स्वेल्ड अप। वैसे तुमको मालूम होना चाहिए कि जो किशमिश है वो अंगूर से बनती है, अंगूर को सुखा के, और सबसे ज्यादा अंगूर नासिक में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस कहाँ होता है? किशमिश का, नासिक से होता है। चलिए, तो ये ऐसे हो जाए। इसका कहने का मतलब है कि अगर पानी अंदर आएगा तो चल स्वेल हो जाएगी। एक और चीज पूछी जा रही है, तो ये जो वाटर का आना जाना है ये किसकी वजह से हो रहा है बताइए? ऑस्मोसिस की। अंदर जाए चाहे बाहर, बाहर ज्यादा होगा तो अंदर चला आएगा, अंदर ज्यादा होगा तो बाहर भी निकल सकता। मान लीजिए आपने अंगूर को चटनी में डाल दिया, ऐसा करो, अब ग्रेप ले आओ, अब ग्रेप को डाल दो शुगर सिरप, बहुत गाढ़ी चाशनी में, तो फिर कौस्तव क्या होगा? पहले तो ये मुझे बताओ, वाटर किस में ज्यादा आपको लगता है? यहाँ ज्यादा लगता है कि ग्रेप में वाटर ज्यादा, फिर क्या होगा? सर तो पानी ग्रेप के अंदर से बाहर जाता है, बाहर चला जाएगा, तो फिर ग्रेप में क्या होगा? बोलो। स्वेल हो जाएगा कि श्रिंक हो जाएगा?
श्रिंक हो जाएगा। तो ये भी चीज हो सकती है। ये सभी ऑस्मोसिस के उदाहरण हैं। अब ये रेजिन बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज जो ग्रेप है वो श्रिंक होगा, और ये शुगर सिरप है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे आप, तो थे उस समय, ये जो श्रिंकिंग है इसको आप कहते क्या हो? आप बताओ। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि श्रिंकिंग को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, तुम क्यों नहीं बता पाई? तुमको तो पढ़ाया गया था। अच्छा, एक चीज और तुम ही बताओ, फिर स्वेलिंग को तुम क्या कहते हो? दीदी आप बताओ। हाँ अनवी, हीमोलिसिस। हर चीज इन्हें पता है। That is swelling is called hemolysis और shrinking is called plasmolysis। सही है? इसको इन्होंने क्या बताइए? हीमोलाइसिस। जो स्वेलिंग है, सेल के स्वेल हो जाने को क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। और पिचक जाने को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। सही है? ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे देखो, चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंसंट्रेशंस, एक और एग्जांपल लो। मान लीजिए मैंने रेड ब्लड सेल ले ली। रेड ब्लड सेल एल्पेनलीबेन जैसी होती है, और उसको मैंने 1 लीटर वाटर और प्लस 9 ग्राम NaCl, ये घर में खाया जाने वाला कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये ले लिया, और ये है RBC। ऐसा करने पर जो इसके अंदर जितना पानी उतना ही इसे भी माना जाए। ये इस सोल्यूशन को कहते हैं इंट्रावीनस सोल्यूशन या IV सोल्यूशन। कभी तुमने सुना है किसी के IV चढ़ रही है या ग्लूकोज चढ़ रहा है? ये वही सोल्यूशन। अगर तुम 1 लीटर पानी में 9 ग्राम नमक डाल दो तो बाजार में 150 रुपये का बेच सकते। इतनी अच्छी मार्केट है, जबरदस्त। 150 रुपये की बोतल मिलती है और कुछ नहीं, 9 ग्राम नमक है। तो इसे क्या कहते हैं बोलो? इंट्रावीनस सोल्यूशन। जो वीन में डाला जाए तो उसे क्या कहेंगे? IV। समझ में आ गई बात की नहीं? IV सोल्यूशन। अच्छा, इस केस में अगर मैं हमारी बॉडी में जो RBC है वो ऐसी दिखती है, इसको मैं पानी में डालूं, उस पानी में 9 ग्राम नमक डाल दूं, तो बताओ अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसके कि बाहर? बोलो। सेम होगी। तो ऐसे में ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। अगर दो वाटर अंदर गए तो 2 ही बाहर भी निकल जाएंगे। पंपिंग होगी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही अंदर बाहर जाना होगा। सही है? और ऐसे सोल्यूशन में क्या होगा? इसके और इसके अंदर की वाटर कंसंट्रेशन कैसी होगी? सेम। सही है? ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ये on the basis of water concentration solutions are of 3 types. पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है? हाइपर
सोल्यूशन क्या होता है? दैट इज इफ आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन इज सेम एज inside cell, then such solution is called isotonic solution. एक बात बताओ कॉस्ट ऑफ, तुमने 150 रुपए का बाहर से आईवी खरीद लिया, आईवी तो हर दुकान में मिलता, नीचे भी मिलता होगा, ठीक है, उसमें तुमने ऐसी सेल अपनी बॉडी की निकाली और डाल दी, 2 ड्रॉप अपना ब्लड डाल दिया, बताओ उन आरबीसी का क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएंगी कि स्वेल? स्वेल हो जाएंगी। लवनिका आप बताइए, तुमने ग्लूकोज यानी आईवी की बोतल खरीदी बाजार से और 2 ड्रॉप अपना ब्लड डाल दिया उसमें, तो वो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स होती है ना हमारे बॉडी में, ब्लड में होती है कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स ऐसी, उनका क्या होगा? वो श्रिंक होंगी कि स्वेल हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो हम 150 रुपये खर्च भी कर रहे हैं, हमारी सेल भी पिचक रही है, फूल रही है, तो हेल्दी सेल्स सब पिचक ही करीब पिचक जाएंगे, कोई कह रहा फूल जाए, ऐसे होगा क्या? तो पैसे कोई क्यों खर्च करेगा? तो वो आइसोटोनिक है, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन सेम है, तो फिर सेल ना पिचकेगी ना फूलेगी, है ना? फूल गई तो बस्ट हो जाएगी, पिचक गई तो भी अपना काम नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बताइए आइसोटोनिक सोल्यूशन में? इन सच सोल्यूशन सेल विल नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल। सही है? इन सच सोल्यूशन सेल विल नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, ऐसा होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? आरबीसी केप्ट इन आईवी सोल्यूशन। सही है? आइसोटोनिक में होता है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जो रेड ब्लड सेल है उसको किसमें डाल दो? केप्ट इन आईवी सोल्यूशन, यानी 1 लीटर पानी में 9 ग्राम नमक डाल दो तो सेल को कुछ होगा। दूसरी चीज, ये तो मैंने करा दिया आइसोटोनिक। अब सोचो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बताओ। अब क्या बात है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, if outside cell water concentration is more, then such solution is called हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बाहर पानी ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब जरा देखिए, जैसे कि अगर हम किशमिश को, रेजिन को डाल दें वाटर में, रेजिन को, तो बाहर पानी ज्यादा है दिव्यांश के अंदर, थोड़ा बहुत नमक भी डाल दोगे तब भी बाहर ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि किशमिश तो पूरी चीनी होती है। अब क्या होगा? बाहर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर उससे क्या होगा? रिद्धि बताओ। भूल जाएगा ना? तो इस केस में क्या होगा? इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन
वाटर मूव्स इनसाइड सेल, क्योंकि बाहर जाता है, एंड सेल स्वेल्स अप, ठीक है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर moves inside cell and cell swells up. This process is called, sentence पूरा करो अविश। This process is called करेक्ट। जैसा कि अविश ने हम लोगों को बताया, इट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। ये बताया कि नहीं, फूल जाने को क्या कहेंगे, हीमोलाइसिस। तीसरा देखो, ये फूल जाएगी, वाटर अंदर चला जाएगा, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है तो अंदर चला जाएगा। तीसरा प्रोसेस है जिसको कहते हैं हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपने कौस्तव अंगूर को सिरप में डाल दिया, ठीक है। इफ वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, तुमको आउटसाइड द सेल ज्यादा लग रही, वाटर कंसंट्रेशन की कम लग रही, कम लग रही, तो ऐसे को क्या कहोगे, इफ वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल is lesser than inside, such a solution is called hypertonic solution। ऐसी स्थिति में लवणिका क्या होगा, इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहो और इस सॉल्यूशन को क्या कहोगे, हाइपोटोनिक। यहाँ क्या होने वाला है, अंगूर को चाशनी में डाल दो, घर में चटनी बने तो अंगूर भी डाल दो, क्या होने वाला है अंगूर के साथ, बोलो, अरे आप बताओ, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, बाहर तो नहीं है उतना, बाहर तो गाढ़ी चटनी है, अंदर तो पानी पानी है, तो इस तरीके से क्या होगा, बोलो, in hypertonic solution water moves out of the cell and cell shrinks, this process is called lipolysis. In hypertonic solution water moves out from cell, और सेल क्या होगा, अंगूर थोड़ा देखोगे शाम तक की चटनी में बड़ा है, वो सिकुड़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसको प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। इस चीज को हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जिसको कि एग ऑस्मोसिस में समझाया गया है। एग ऑस्मोसिस, अब देखो Egg osmosis. सॉरी,
What happens to a cell when it's placed in a hypertonic solution versus a hypertonic solution? A hypertonic solution is पहले simply पानी a लो। solution that has a lower concentration of solvents, dissolved substances compared to the inside environment of the cell. For example, water is considered a hypotonic solution since it is very low in solutes. A hypertonic solution is a solution that has a higher अगर concentration पानी of में बहुत solvents सारा compared सॉल्ट to the डाल दो cells inside तो the ये environment. कैसा सोल्यूशन बन For जाएगा example, बताओ? water डालते ही with a lot चले of जाओ। salts is considered a hypertonic solution. पानी कम हो गया, since salt it is ज़्यादा। very high in solutes. बहुत ज्यादा Let me अब examine इसको the मिला भी effects दो। of a hypertonic solution on a cell. अगर इस सोल्यूशन को कोई पी ले, कुत्ता ही पी ले तो क्या हो 50 to जाए? 70 trillion cells, like drink this, I'll know what happens to cells. with उसकी बॉडी का hypertonic सारा पानी सेल का बाहर आ जाए, वो डिहाइड्रेट हो जाए। Drinking salt water can be very dangerous as it severely अगर ऐसा पी लो तो सेल का सारा पानी बाहर हो जाएगा। Vomiting and even hallucinations are just a few symptoms of drinking massive तो amounts ऐसा of पानी salt पीना नहीं water. चाहिए। As anyone who's in stranded at sea, which is unlikely because people who drink such इसमें इतना salt सारा water salt है। die due to chemicals. So what you really need is a lab animal to conduct your test. अरे इसने अपने कुत्ते को पिला दिया, Darn, she's too smart. Time to try her older brother. लेकिन कुत्ता पी गया अपने मालिक की बात। कहीं ये मर ना जाए। अरे ये मर That was गया। bad. That's a better way to इसको test डिहाइड्रेशन हो cells. जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? अब जरा देखो, स्पून और एग पे देखें। सबसे पहले एग की आउटर शेल को निकाल लो। इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो, दिख रही है तुमको? ये मेम्ब्रेन दिख रही है? But large molecules ऊपर का हट जाए तो ये है। इसको हम क्या करेंगे? विनेगर में डिसॉल्व करने के दौड़ जाएंगे। How can we examine the semi-permeable qualities of this यही है intermediate semi- with hard eggshell in the way? तो हम इसको कैसे निकालें? विनेगर में भी डालेंगे। Dissolve the outer shell by placing an egg in vinegar. Vinegar has a chemical called दो acetic एग लिए acid. हैं, दोनों लगभग सेम साइज Eggshells के। contain calcium carbonate. When calcium carbonate in the eggshell तो comes in जब contact हम with इसको acetic acid, विनेगर में डालेंगे, chemical ऊपर की reaction. लेयर हट जाएगी और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी। Form carbon dioxide, water, and calcium acetate. Thus, ये देखो, dissolve reaction the हो रही है। calcium carbonate shell. Within seconds, you'll see bubbles form. These bubbles are carbon dioxide that are produced when acetic acid breaks down the eggshell. ऐसा हो जाएगा। Within 3 days, you should have a 3 दिन के बाद semi-permeable तुम्हारा जो free एग होगा कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। conductor देखो, experiment. अब इसको किसी में भी डालोगे तो Like A, we will एक place में in a सिर्फ क्या डालो? hypertonic solution. मुझे लगता है इसमें क्या डाला होगा And B, इन्होंने? we will place in a बी में hypertonic हाइपरटोनिक, देखो चाशनी डाल दी Sugar गई, चाशनी डाल रहे हैं। syrup. ए में सिर्फ पानी डाला है, तो क्या होने वाला है? ये बताओ कौस्तव, पहला वाला एग, उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पहला वाला एग पानी में डाला है, दूसरा चाशनी में, तो पहला वाला पिचकेगा कि दूसरा वाला? सर दूसरा और पहला वाला स्वेल हो जाएगा। जरा देखें क्या आपकी बात सही है? 8 घंटे तो थोड़ा ही टाइम दे दिया इन्होंने। Egg A now has a mass of देखो ये बहुत 97 फूल गया grams. पहला है, Egg A increased slightly to 103% of its original ये weight. फूल गया। We can conclude when a semi-permeable cell is in a hypotonic solution, देखो काफी water फूल। will enter the cell. Egg B B now देखो has a कैसे mass पिचक of गया। 59 grams. Egg B decreased to 57% of its original आधा रह weight. गया ये। We can और कैसे definitely पिचक गया conclude देखो। that when a cell is in a समझ hypertonic में आ गया? solution, water will leave the cell. तो अब इसी बात पर हम लोग कुछ सवालों के जवाब देंगे।
सिर्फ आपको एग्जांपल लिखना है इसमें कि जैसे आरबीसी केप्ट इन आईवी सॉल्यूशन, रेजिन को या ग्रेप को किसमें डालना है। प्लाज्मोलिसिस और हीमोलिसिस ये एमसीक्यू में आता है, इसलिए उसकी डेफिनेशन आपसे नहीं करवाना है, बट याद रखिएगा कभी आएगा तो लिख लीजिएगा। पतला हो जाए तो प्लाज्मोलिसिस, पतला से तो पी याद रखोगी, मोटा हो जाए तो चलो, मोटा हो जाए तो हेमा मालिनी, हेमोलिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। अमीबा ये वाटर में रहने वाला है और ये यूनिसेलुलर है। ये देखो अमीबा लिखा है, ये गंदे पानी में भी दिख रहा है। इसमें करीब करीब 10 मिलियन अमीबा है। ये जो छोटा छोटा गंदे पानी में तैर रहा है ये क्या है? 10 मिलियन अमीबा, 20,000 स्टूडेंट इससे अपना प्रैक्टिकल कर सकते, इतने अमीबा। समझ में आया? तो क्या लिखा है इसमें? अमीबा लिखा है कि नहीं? छोटे छोटे, ये यहाँ पे और ये किसको खा रहा है? पैरामीशियम को खा रहा है। पैरामीशियम आ गया। अब याद है, अमीबा इज व्हाट? लेट अस सी, इट इज यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है और इसका इरेगुलर शेप है। ये अपने बॉडी को ना आगे बढ़ाता है अपने शेप को बदल बदल के। ये इसके फॉल स्पीड कहलाते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। पोडिया यानी पैर और स्यूडो का मतलब झूठे पैर, फॉल स्पीड। ये अपने झूठे पैरों से इसने पैरामीशियम को निगल लिया, ऐसे घेर लिया और डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर डाल के उसको मार रहा है। देखो पूरा मार ही डालेगा पैरामीशियम को खा के। सही है? तो इसने ये जो किया है, क्या किया है बताइए? That is by the process Hi, you're on a of rock, floating in space. Have you ever wondered how we got here? Well, about 4.5 billion years ago, the Earth was a big ball. समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, अनुष्का जमा करो। ये देखो स्यूडोपोडिया, समझ में आया कैसे घेर रहा है उसको, पैरामीशियम को, और ये अल्टीमेटली एनगल्फ कर लेगा, इसको निगल देगा। देखो निगल लिया, और निगलने के बाद अब क्या करेगा अविश? डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ के इसको पूरा डाइजेस्ट कर जाए। सही है? तो क्या लिखेंगे? अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड हैज इर्रेगुलर शेप। ये क्या कैसा बताइए? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर अविश, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और सारे सेल ऑर्गेनल्स। इट हैज irregular shape when इसका ऐसा शेप है और ये इसका न्यूक्लियस है। when food particle comes near it, तो क्या करेगा? it extend its pseudopodia around food particle and engulfs it. सही? And ultimately forms food vacuole. उसके चारों तरफ ये क्या करेगा? निगल लेगा और क्या बना देगा? फूड वैक्यूल। ये इसका न्यूक्लियस है।
Now it releases strong digestive enzymes on food, जैसे उसने पैरामीशियम पे छोड़ा। ये जो निगलना है इस चीज को क्या कहते हैं? फूड पार्टिकल को निकल जाने एंडोसाइटोसिस, इसे क्या कहते हैं? अगर ये फूड को निकलेगा तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगी, और अगर पानी को निकलेगा तो पिनोसाइटोसिस। पानी पिए, पानी को अंदर कर ले तो पिनोसाइटोसिस, खाने को अंदर कर ले तो फैगोसाइटोसिस। लेकिन दोनों ही चीजें एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर कोई चीज लिया तो एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर कोई चीज निकाली तो एक्सोसाइटोसिस। एग्जिट होता है। तो देखो, when food particle comes near it, it extends, ये क्या करेगा बोलो? extends its false feet, अपने झूठे पैर को उसके चारों तरफ फैला लेगा। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट का दूसरा नाम क्या है? अराउंड फूड। फूड के चारों तरफ देखो इसने कैसे फॉल्स फीट फैला लिए, और इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, इस पे मार्क्स होते हैं। स्यूडोपोडिया बुक में भी लिखा है, अराउंड इट एंड एनगल्फ इट। उसे एनगल्फ कर लेगा। जब ये एनगल्फ कर लेगा तो ये चीज अब कौस्तव क्या कहलाएगी? आप बताओ। फूड वैक्यूल क्या कहलाएगी? तुमने कभी सेल में कल वैक्यूल पढ़ा था, जिसमें कोई चीज आ सकती है, तो ये भी एक खाली जगह है जिसमें फूड आ गया, तो इसे कौन सा वैक्यूल कहेंगे? फूड वैक्यूल। सेल में वैक्यूल होता है कि नहीं होता है? एनगल्फ इट एंड forms food vacuole. Engulfing something inside the cell, Avish, is called, ठीक ठीक बताओ। Engulfing something inside the cell is called endocytosis। आया है पिछले साल का सवाल। ठीक है, taking ठीक है, taking something inside cell is called endocytosis। ये दो तरीके की होती है दिव्यांश, कौन कौन सी? If food is taken in, then it is called, अब क्या कहलाएगा? Phagocytosis। If water is taken inside cell, inside cell, it is called pinocytosis। अच्छा, अब इसे फूड वैक्यूल बना लिया। नाउ अमीबा रिलीजेस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किस पे छोड़ेगा? ये अंदर पैरामीशियम फंस गया है ना, उस पे छोड़ेगा। नाउ amoeba releases strong enzymes over food particle and digest it
डाइजेस्ट का क्या मतलब है? ये अब जब पैरामीटर टूट के प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, वो फिर खा पी लेगा, अपना काम करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया। नाउ whatever is not digested is called waste. उसे क्या कहेंगे? फिर से देखो, इसके बाद अब अगला डायग्राम क्या है? ये तो हो गया। अगला इसके अंदर अब कुछ वेस्ट बच गया भाई, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी ना, तो अब उसे कहेंगे वेस्ट वैक्यूम। इसका क्या नाम हो जाएगा? पहले फूड वैक्यूम था, अब क्या हो गया? वेस्ट कोई अपनी बॉडी में रखता है क्या? एंड इट इज थ्रोन आउटसाइड द सेल। इस वेस्ट को इसने बाहर छोड़ दिया। इस प्रोसेस को अब इस क्या कहेंगे? वेस्ट को बाहर छोड़ने को। अनुष्का, आप एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, और एक्सोसाइटोसिस। किसी भी चीज को सेल बॉडी से छोड़ना एक्सक्रीशन भी कहलाता है। उसी तरीके से इसे आप इंजेक्शन भी कह सकते हो। कोई चीज अंदर लो तो उसको क्या कह सकते हो? इंजेक्शन। और कोई चीज बाहर छोड़ो तो उसे एक्सक्रीशन। जैसे हम लोग स्वेट छोड़ते हैं, यूरिनेट करते हैं, उसमें एक्सक्रीशन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो whatever is not digested is called waste. It remains inside as waste vacuum. ये अंदर कैसे बना रहता है? It is kept inside as waste vacuum. It is present liquid, kept नहीं है, and thrown outside, और उससे बाहर फेंक दिया जाएगा। This process is called exocytosis. साइटोस का मतलब सेल और एक्सो का मतलब है बाहर फेंकना, एंडो का मतलब अंदर ले लेना। सही है? ओके, थैंक यू।